हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस यूट्यूब चैनल में मैं मैथ्स फैकल्टी विक्रांत सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एडवांस रिवीजन वीडियो सीरीज का जो आज का हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसके पहले जो हमने आपको वीडियो अपलोड किया था वो था मैट्रिक्स का। ठीक है, हमने कहा था कि हम पहले मैट्रिक्स का बेसिक देखेंगे, उसके बाद वापस डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट के बाद फिर रिटर्न वापस मैट्रिक्स पे आएंगे। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो चुका है, वो है हमारा जो है वो मैट्रिक्स, और सेकेंड फेज हमारा डिटर्मिनेंट है। थर्ड फेज मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे, फिर हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिक्स करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट जो है वो एसोसिएटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स से। आपने जो मैट्रिक्स पढ़ा अलग अलग टाइप का, m क्रॉस n का मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें उसका ऑर्डर स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि डिटर्मिनेंट इज एग्जिस्ट फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सवाल है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर ये एसोसिएटेड है तो ये होता क्या है? तो इसका एक सिंपल सी बात है कि एक कांस्टेंट वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, डिपेंड करेगा एलिमेंट के ऊपर। रियल और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट जो होता है वो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर n क्रॉस n का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इससे एक कांस्टेंट एसोसिएटेड होगा। वो कांस्टेंट रियल भी हो सकता है, वो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर है तो डिटर्मिनेंट को मैं शॉर्ट में अब DET लिखूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका जो सिंबल होगा वो ये हो जाएगा। तो और ये क्या होगा? कांस्टेंट। ये क्या होगा? कांस्टेंट। वो रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, जिसका सिंबल मॉड ए हमने ले लिया, क्या इसका वैल्यू होता है, कैसे निकालें? ठीक है, अब ये जो रियल या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ये कैसे होता है? तो इसके लिए हम जो है वो देखेंगे फॉर 1 क्रॉस 1। ठीक है, पहला हम किसको देखेंगे? फॉर 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 अगर तो मैट्रिक्स कोई लेते हो, तो अगर मान लो मैं एक मैट्रिक्स लूं तो ये A11 होगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो A11 ही रह जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर 1 क्रॉस 1 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे 5, और तुमसे कोई पूछे कि बताओ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये 5 ही होगा, जो भी इसके अंदर होगा। अगर सपोज इसके अंदर हमको कोई एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दे दिया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये तो 1 क्रॉस 1 का था, जो है वो कंप्लीट बोर्ड विजिबल है। लेट मी चेक वंस। यस, इट इज क्वाइट विजिबल। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा कि 2 क्रॉस 2 के लिए क्या होगा। फॉर 2 क्रॉस 2 कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसका डिटर्मिनेंट 5 ही क्यों होता है? तो डेफिनेशन, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। ये डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन है कि 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो यही होगा। वैसे ही जो 2 क्रॉस 2 के लिए बताऊंगा वो इसका डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के बियॉन्ड ना आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूं। तो 2 क्रॉस 2 को कैसे डिफाइन किया गया? तो सपोज अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हम मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा? तो ये जो मॉड ए होगा, आपको मैंने बताया था मेजर डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स पर, वो कौन सा वाला होता है? ये वाला।
तो मेजर डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, मेजर डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस जो माइनर डायगोनल है उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी कि A22 इंटू A12, सॉरी A12 कॉमा A21। तो ये हमारा क्या हो गया डिटर्मिनेंट फॉर मैट्रिक्स 2x2। ये इसका क्या है, डेफिनेशन है। क्या है ये, डेफिनेशन है। इसके साथ ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। तो लोग कहते हैं ना मैथ्स रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। बिल्कुल सही बात, समझने की चीज है, बट डेफिनेशन में आप कुछ नहीं कर सकते। जो जिसने भी डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया उसने ऐसे किया और हमको इसी को फॉलो करना है। तो एग्जांपल देखते हैं जरा। अगर सपोज कोई एक डिटर्मिनेंट हमारे, कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 2 9, और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मेजर डायगोनल पे एलिमेंट कौन कौन है, 3 और 9 है, तो 3 और 9 का प्रोडक्ट लेंगे और माइनस माइनर डायगोनल पे कौन कौन है, 4 और 2 है, तो 4 इंटू 2। तो यहां से हमारा मॉड ए क्या होगा, 27 माइनस 8 क्या 19। तो ये वो नंबर है 19 जो इसके साथ, सॉरी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो एक 19 एक ऐसा कांस्टेंट है जो इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, और इस मैट्रिक्स का ये 19 जो है वो डिटर्मिनेंट है। क्यों, तो बाय डेफिनेशन 19 ही क्यों इसका डिटर्मिनेंट है, उसका सिंपल आंसर है क्या, बाय डेफिनेशन। यू कैन डू एनीथिंग विद दैट, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन था और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 19 आया। तो हर 2x2 मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट एसोसिएटेड होगा, और वो कांस्टेंट कौन होगा, ये होगा, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने 1x1 और 2x2 का देखा। अब यहां रियल भी आ सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है, वैसे ही यहां भी रियल इमेजिनरी दोनों आ सकता है। ये रियल आ गया। कॉम्प्लेक्स के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जरा। तो इस तरह से जो है हम 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट जो हो उसका भी एग्जांपल देखते हैं जरा कैसा होता है। एग्जांपल एक और देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 2 आयोटा माइनस 3 और 5 और 7, ये है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो मेजर डायगोनल 2 आयोटा के साथ 7 को मल्टीप्लाई करोगे और माइनस माइनर डायगोनल के एलिमेंट को, तो माइनस 3 इंटू 5, बीच में यहां माइनस रहेगा। ये माइनस इसकी वजह से, एलिमेंट का साइन अपना अलग है, बीच में यह नेगेटिव का साइन रहेगा। तो ये मॉड ए क्या होगा, 14 आयोटा प्लस क्या 15। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो 2x2 का भी डिटर्मिनेंट रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो 1x1 का हमने देखा, 2x2 का हमने देखा, 3x3 का आप देखेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर का ही होता है, बाकी का नहीं होता। तो अब जरा देखते हैं कि 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो 3x3, अब इसको जरा देखते हैं। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, और साथ में A31, A32 और A33। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1x1 का जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट निकालने का कितना तरीका था आपके पास, सिर्फ एक तरीका था। अगर मैं पूछूं 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का कितना तरीका था, वहां भी सिर्फ एक तरीका था, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑन मेजर डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑन माइनर डायगोनल, सिर्फ एक तरीका था। लेकिन 3x3 में डिटर्मिनेंट जो निकालना है इसका 6 वेज है, 6 तरीका है। तो 3x3 का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा
उसको निकालने के आपके पास कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं, 6 तरीके। वो कौन कौन से तरीके हैं? तो इसको एक्सपेंड करने का जो तरीका होगा वो क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं। इसका जो एक्सपेंशन है along, इसको हमको एक्सपेंड करने आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास कितना तरीका है? along फर्स्ट R1, हम R1 के along एक्सपेंड कर सकते हैं, या सेकेंड R2, हम R2 के along भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे मैं बताऊंगा। और तीसरा क्या? R3। इसको एक्सपेंड करने का एक तरीका है और वो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ के एक्सपेंड करते हैं। तो R1 R2 R3 हो सकता है, या C1 C2 और C3 हो सकता है। तो हमको जो एक्सपेंड करना है, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? C3। तो हम किसी भी एक के एलोंग इसको एक्सपेंड करने का तरीका सीखेंगे। R1 के एलोंग एक्सपेंड करने का तरीका, R2 R3 C1 C2 C3, 6 में से किसी एक के एलोंग हम सीखेंगे और अप्लाई भी कोई एक करेंगे, आंसर सब में सेम आएगा। तुम इस 6 में से किसी के भी एलोंग एक्सपेंड करोगे, आंसर सब में सेम आएगा। तो तुमको शब्द का तरीका सीख लेना है, लेकिन इस्तेमाल यूज सिर्फ एक का ही करना है। R1 R2 R3 C1 C2 C3, 6 में से कोई एक का यूज करना है, ठीक है। तो सवाल है कैसे यूज करेंगे, उस पर मैं आऊंगा। उससे पहले मैं छोटी सी बात बता दूं, सिंबल मैं बताया नहीं था, अभी बता देता हूं। अगर कोई मैट्रिक्स है 5, तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है उसका सिंबल क्या होगा? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं और फिर शॉर्ट में इसको हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं। और ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस अलग चीज हो गया। यहां पे -5 होगा तो भी उसका आंसर -5 ही होगा। समझ में नहीं आया? 2 क्रॉस 2 का अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, ये ठीक है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है तो हमको वैल्यू मालूम है, क्या होगा? 0, 2 इंटू 0 0 और 0 -21, यानी कि -21। बट अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो इस ब्रैकेट को हटा करके 2 लाइन स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ये डिटर्मिनेंट हो गया और ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अब अगर इसी को अगर हमको लिखना हो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो ये हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर इसी का डिटर्मिनेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13, और ये 2 लाइन ड्रॉ करेंगे सिर्फ। जब 2 लाइन ड्रॉ किया हो तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट है, और अगर ब्रैकेट यूज किया गया हो तो इसका क्या मतलब है? मैट्रिक्स है। तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो हमको अब क्या करना है? मॉड ए निकालना है, और उसके कितने तरीके हैं? 6 वेज है। तो यानी कि हम यहां पे अगर इसको लिखें, मॉड ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये क्या होगा? ये मैट्रिक्स था और इसका डिटर्मिनेंट ये है। इसका वैल्यू एक कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट कैसे निकाले? तो उस कांस्टेंट को निकालने के मैंने कितने तरीके बताए कि आपको इसका एक्सपेंशन आना चाहिए, और उस एक्सपेंशन के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। हम वो सारे तरीके सिखाएंगे। पैटर्न एक ही है, बट तुम R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। सीखेंगे तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के लॉन्ग पहले, फिर R2 के लॉन्ग, फिर R3 के लॉन्ग, फिर C1 C2 C3, और सब में आंसर सेम आएगा, ठीक है। सीखते हैं जरा इसको कैसे एक्सपेंड करना है। तो जरा हम एक्सपेंड करने से पहले पोजीशन ऑफ साइन देखते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है पोजीशन ऑफ साइन ऑफ पोजीशन। इस पोजीशन का साइन क्या है? एलिमेंट का साइन नहीं, एलिमेंट तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो। पोजीशन का साइन, ये जो पोजीशन है पॉजिटिव पोजीशन है, ये नेगेटिव पोजीशन है, ये फिर से पॉजिटिव पोजीशन है। और कैसे करना है? फर्स्ट पोजीशन को प्लस लिख लेना है और साइन चेंज करते चले जाना है। अगर तुम 2 क्रॉस 2 में बनाओगे तो प्लस, फिर माइनस, फिर नीचे माइनस, फिर प्लस, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, ठीक है। और ये किसका हो गया? 3 क्रॉस 3 का। अब ये पोजीशन का क्या मतलब हुआ? कि पोजीशन के साइन है, इसका यूज हम करेंगे आगे, और भी माइनर को फैक्टर जब पढ़ेंगे, यहां पर भी इसका यूज है, ठीक है।
और तुमको जो है वो दिमाग में रखना है, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो -1 का पावर i प्लस जे। बट इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, a11 तो देखो जरा इस प्लेस पर जो i प्लस जे का सम है वो यहाँ इवन आएगा, तो इवन आएगा तो पॉजिटिव दे देगा इसको, तो इवन ऑड इवन, फिर उसके बाद ऑड इवन ऑड और इवन ऑड इवन, तो जहां इवन होगा वहां प्लस और जहां ऑड होगा वहां माइनस। तो ये पोजीशन का साइन होता है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्सपेंड एलोंग R1, एक्सपेंड एलोंग R1। अब R1 के एलोंग इसको कैसे एक्सपेंड करें, कुछ नहीं करना, R1 के तीनों एलिमेंट को लिख दो, A11, ठीक है, A11, और उसके बाद डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के लायक जगह मिलाओ, फिर उसके बाद लिखो A12, फिर इसके लिए प्लेस बनाओ। मैं इसको मिटा देता हूं, आपको तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो हमारे 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, इसको हमको सॉल्व करना है, और हमने R1 के लॉन्ग क्या किया है, इसको एक्सपेंड किया है, और फिर A13 और फिर ये। अब यहां पे मैंने ऐसे लिखा है, अब इसके पोजीशन का जो साइन है उसको इसके साथ लगाते जाओ। A1 देखो, इसका जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अपने को उससे नहीं मतलब, अपने को मतलब है पोजीशन के साइन से। तो यहां पर प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस, ये प्लस माइनस प्लस रहेगा क्योंकि पोजीशन का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, एलिमेंट का साइन चाहे जो भी हो। ठीक है, आप जरा देखिए, तो ये 2 क्रॉस 2 का जो हमने 3 स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो R1 का एलोंग हमने तीनों एलिमेंट को लिख लिया। अब क्या करो, इस R1 के पहले एलिमेंट, ये जो यहां लिखा है इसके साथ जो डिटर्मिनेंट का साइन बनाया है, तो इस जो जिस रो में एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, उसको ढक लो। जरा ये देखो, मैंने इसको ढक लिया, तो जब इसको रो और इसके कॉलम को ढक लोगे तो जो तुमको बोर्ड पे दिख रहा है वो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, और इस 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को यहां लिख लो, A22, A23, A32 और A33। और अब A12 की बारी आ गई, यानी कि अब किसकी बारी है, इसकी बारी। तो जिस रो में है ये और जिस कॉलम में है उसको ढक लो, ये रो हो गया और ये वाला कॉलम हो गया। तो तुमको कौन सा दिख रहा है, जरा देखो, जिसको मैंने क्रॉस लगाया वही चारों दिख रहा है कि नहीं, तो इन चारों को लिख लो, A21, A23, A31 और A33। अब बारी किसकी है, लास्ट वाले की, तो अब इसके रो और इसके कॉलम को ढक लो। तो अब तुमको ये जो 4 मैंने क्रॉस बनाया वो दिख रहा है कि नहीं, तो इसको लिख लो A21, A22, A31, A32। अब इसको तो एक्सपेंड करना आता है ना तुमको, अब फर्दर इसको सॉल्व कर लो, फर्दर सॉल्व इट। ठीक है, अब एक एग्जांपल्स देखते हैं जरा। ये मैंने लोग R1 बताया, ठीक है। अब अगर R1 की जगह मैं R2 लेता, अगर मैं क्या लेता, along R2, तो क्या होता, तो R2 के सारे एलिमेंट को मैं लिख लेता, A21 यहां पर ऐसे, फिर उसके बाद A22 और फिर A23। ठीक है, अब यहां पर इसका पोजीशन का साइन क्या होता है, तुमको बताया था मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब ये माइनस प्लस माइनस होता है कि नहीं, तो तुम यहां क्या लिखते हो, माइनस प्लस और क्या माइनस, और फिर इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को वैसे ही लिखते इस रो और इस कॉलम को ढक करके, ये चारों एंड सो ऑन। तो तुम किसी के अलॉन्ग भी करोगे आंसर सेम आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जरा देखो, एक एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। सपोज करो एक डिटर्मिनेंट हमको दिया है क्या, ये, अब इसको सॉल्व करना है कि क्या इसका वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, एलोंग R1,
एलोंग R1 इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड एलोंग R1। तो ये मॉड ए क्या होगा, सबसे पहले तो -5, ठीक है, और हम -5 को ढकेंगे जिस रो और जिस कॉलम में है, तो यहां पे क्या मिलेगा 1 3 2 1। ओके, अब इसके बाद 2 की बारी आएगी और हमको R1 के लोग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो साइन क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो इसके बाहर प्लस, यहां पर क्या माइनस, ठीक है, इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे, इसको यहां माइनस लगाओ, ठीक है। अब माइनस जो है वो, ये माइनस किसकी वजह से आया है, यहां तो एलिमेंट का साइन क्या है प्लस है, यहां पर एलिमेंट का साइन क्या है प्लस है, लेकिन इसका पोजीशन नेगेटिव है, तो एलिमेंट तो अपना 2 लिख देंगे और बाहर में जो पोजीशन है उसको हम लिख देंगे, और इसको ढक लिया। और अब जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढकोगे तो क्या मिलेगा 0 -3 -1 और 1, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट +1, ये, ठीक है। अब 1 को ढक लिया, इसको ढक लिया, तो 0 1 -1 2। अब ये 3 डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का आ गया। अब इसको तुमको सॉल्व करना आता है, तो मॉड ए क्या आ गया, देखो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो यहां तो बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस -5 रह जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मेजर डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस माइनर डायगोनल, तो 1 और -6 यानी कि 1 + 6, ठीक है, और यहां से -2, और अब 0 × 1 क्या 0 और -3, यहां पर 3 बच जाएगा, और +1 0 और +1, इसको सॉल्व कर लो जरा, तो यहां से मॉड ए क्या आ जाएगा 7 -35 -6 +1 यानी कि -40। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया -40 आ गया। मैंने R1 के लॉग किया, अगर मैं R2 के लॉग करता तो क्या होता, तो भी -40 आता, अगर मैं R3 के लॉग करता तो क्या था, तो भी -40, C1 C2 C3 किसी के भी लॉग करता -40 ही आता। तो जरा देखते हैं दूसरों के लॉन्ग भी एक्सपेंड करके। अब इसी को एक्सपेंड करते हैं along R2, along R2 इसको एक्सपेंड करते हैं। R2 के 3 एलिमेंट है 0 1 -3, तो 0 1 और -3। अब साइन इसका क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर क्या आएगा माइनस, यहां क्या आएगा प्लस, और यहां क्या आएगा माइनस। तो ये जो माइनस प्लस माइनस लगा रहे हैं वो पोजीशन का साइन लगा रहे हैं हम, ठीक है। यहां लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी मत लिखो, यहां पर चाहे जो भी तुम लिखोगे, बाहर 0 है तो इसको तो पूरे को क्या बना देगा 0 बना देगा, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको। अब सेकेंड वाला ये है, तो इसको ढक लो और इसको ढक लो, तो क्या मिलेगा -5 1 और -1 1, -5 1 और -1 1। और जब तुम -3 को ढकोगे तो -5 2 और -1 और 2, ये और ये चारों मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया। अब पहले वाला तो 0 देगा, दूसरा वाला जरा देख लेते हैं 1 -5 और 1, -5 और माइनस +1, और फिर -+3, और यहां से -10 और प्लस क्या 2। ये +2 क्यों आया, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और बीच में एक नेगेटिव पहले से होता है, तो +2 हो जाएगा। जरा देखो ये हमको क्या दे देगा -4, और ये हमको क्या दे देगा -8 और × 3, -24। तो यहां से क्या आ गया हमारा -28। अब मैंने तो कहा था चाहे तुम R1 के लॉन्ग करो चाहे R2 के लॉन्ग, आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ -40 है, यहाँ -28 है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, आंसर सेम आना चाहिए, और गड़बड़ ढूंढो कहां, इसमें है गड़बड़, ये बिल्कुल करेक्ट है, गड़बड़ यहां है। जब -2 के साथ इसको सॉल्व करूंगा तो 0 × 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 × 1 -1 × -3, तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर एक और माइनस है तो ये -3 होगा ना, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो -1 + 6 हो जाएगा। तो ये क्या मिलने वाला है हमको
-28। ठीक है, तो छोटा सा सिली मिस्टेक था। तो देखो जरा आंसर यहां भी वही आया और आंसर यहां भी वही आया। अब सिमिलरली तुम C1, C2, C3 या फिर R3 इन चारों में से अगर किसी के लॉन्ग करोगे ना आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ क्या, डिटरमिनेंट। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जब उस प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं, क्योंकि आगे जो है उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमको देखना है कुछ प्रॉपर्टी। डिटरमिनेंट बहुत बड़े बड़े जब आएंगे कैलकुलेशन वाले, तो उसको नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंशन अगर लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा। तो एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, बट अगर उसको हम थोड़ा सा छोटा कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कैसे डिटरमिनेंट को छोटा करें उसके कैलकुलेशन को, उसके लिए हमको प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा। तो 6 प्रॉपर्टी है टोटल, 6 या 7, 6 ही है सर। उसको जरा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, अच्छा वैसे मैं बता दूं कि डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डिटरमिनेंट के लिए जो है वो डेल्टा बहुत कॉमन सिंबल है। किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो तुम डेल्टा यूज कर सकते हो। ठीक है, अब प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दिया जाए किसी भी डिटरमिनेंट के, तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इफ रो एंड कॉलम एक्सचेंज देन डेल्टा रिमेन्स सेम। इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा अगर हम सपोज करो A11 A12 है, A21 और A22 है, अब मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट का साइन यूज करूंगा। और अगर मैं बोलूं कि डेल्टा डैश निकालो, इसके रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दो, R1 को क्या बना दो, मतलब इसके कहने का मतलब RI और CI इसको एक्सचेंज कर लो। R1 की जगह C1, R2 की जगह C2। तो R1 हमारा A11 A12 है, तो रो 1 को मैंने कॉलम 1 में लिख लिया और रो 2 को मैं कॉलम 2 में लिख लूंगा। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चेक कर सकते हो, जरा देखो यहां से तुमको क्या मिलेगा, डेल्टा A11 A22 माइनस A12 और A21, और यहां से तुमको क्या डेल्टा मिलेगा, सेम डेल्टा डैश A11 A22 A22 A12। A11 A22 माइनस A12 और A21। क्या करना पड़ेगा, A11 A12 A21 A22, तो A11 A12 और A12 के साथ A21, और यहां से A11 A12 को मैंने यहां लिख लिया और A21 ये 21 होगा ना, वही मैं कह रहा हूं गड़बड़ कहां है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो A11 और A22, और फिर इन दोनों करोगे तो A21 और A12, तो इससे नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए ही नहीं, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स या एवरी डिटरमिनेंट, चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, एक्सेट्रा। तो यहां से एक नोट क्या मिला तुमको, तुम यहां से एक चीज नोटिस कर सकते हो, और वो क्या तुम नोटिस कर सकते हो कि कि जो रो और कॉलम एक्सचेंज हम मैट्रिक्स में कहा करते थे ट्रांसपोज निकालने में। तो एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इफ A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो A का डिटरमिनेंट और AT का डिटरमिनेंट दोनों सेम रहेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम ट्रांसपोज निकालते हो तो उसका डिटरमिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा।
दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसका ट्रांसपोज निकाल दो, उसका डिटरमिनेंट सेम रहता है। क्यों? क्योंकि रो और कॉलम को एक्सचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं 2x2 का एग्जांपल दिया, तुम 3x3 बैंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर किसी भी दो रो को आपस में एक्सचेंज किया जाए, इफ एनी टू रोज और any two column are exchanged, तो क्या होगा? तो डेल्टा का साइन चेंज हो जाएगा। देन डेल्टा बिकम्स माइनस डेल्टा। यानी कि अगर किसी का वैल्यू 5 आ रहा है तो -5 आ जाएगा, अगर किसी का वैल्यू -2 आ रहा है तो +2 हो जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर क्या करना है, मतलब RI की जगह RJ और RJ की जगह RI, या सेम काम तुम किसमें कर लो, कॉलम में करो। ध्यान रखना, मिक्स मत करना। RI की जगह CJ, ये काम नहीं करना है। या तो R1 R2 को एक्सचेंज करो, या C1 C2 को करो, या फिर R1 R3, या फिर C1 C3, या फिर R2 R3 C2 C3, जो भी है। रो और कॉलम को मिक्स मत करना। जैसे एग्जांपल, मान लो डेल्टा है हमारा 3 0 0 2 1 4 1 2 -1। अब मैं इसको R1 के लोग एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, तो 2 डिटरमिनेंट हमको कैलकुलेट नहीं करना। तो डेल्टा क्या होगा जरा देखो, 3 और साथ में 3 को ढक लूंगा और इसको ढक लूंगा, तो ये वाला डिटरमिनेंट बनेगा। और इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 × -1 यानी कि -1, और माइनस क्या 4 × 2 यानी कि क्या 8, तो -9 और इंटू 3 क्या -27। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, -27 आ गया। आगे मैं नहीं बढ़ा इसलिए कि 3 के साथ -0 के साथ और +0 के साथ इसका वैल्यू हमने सिर्फ कैलकुलेट किया, और वो क्या है -27, क्योंकि ये तो 0 और ये भी 0 देने वाला है। ठीक है, जल्दी कैलकुलेट हो जाए, इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल दिया आपको। तो जरा देखो, अब अगर मैं क्या कर दिया कि R1 की जगह मैं R3 कर दूंगा और R3 की जगह R1, तो डेल्टा क्या बन जाएगा, डेल्टा डैश मान लेते हैं इसको हम। तो R1 को R3 की जगह ले आओ, तो 1 2 -1। R2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R3 को नीचे ले आओ, और जब तुम इसको कैलकुलेट कर लो, इसको तुम R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के लोग भी एक्सपेंड करो, इसका आंसर +27 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, +27। क्यों ऐसा होता है, तुम चेक कर लो, इसको एक्सपेंड करो, +27 100% आएगा। तो हमने R1 की जगह R3 कर दिया और R3 की जगह R1। तो किसी भी डेल्टा में अगर हम ये चेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी है, इसको नोट करो, हम आगे और भी प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या है। चलिए, हमने 2 प्रॉपर्टी देखा। एक में हमने कंप्लीट रो और कॉलम को एक्सचेंज किया, सारे रो को कॉलम बना दिया और सारे कॉलम को रो बना दिया, वहां पर डेल्टा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर रो को रो से एक्सचेंज कर दूं और कॉलम को कॉलम से एक्सचेंज कर दूं, सिर्फ कोई भी एक पेयर का रो का एक पेयर उठाओ उसको एक्सचेंज करूं, या कॉलम का कोई भी एक पेयर उठाओ उसको एक्सचेंज करूं, तो डेल्टा बिकम्स माइनस डेल्टा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रो स्लैश में कॉलम लिख रहा हूं, यानी कि इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम हैविंग सेम एलिमेंट और आइडेंटिकल एलिमेंट्स, then delta becomes 0। किसी भी दो रो और किसी भी दो कॉलम के सारे एलिमेंट अगर इक्वल हो या आइडेंटिकल हो तो उस डेल्टा का वैल्यू 0 होता है। जैसे एग्जांपल,
A11 A12 A21, चलो मैं A1 B1 C1 लिख देता हूँ, A1 B1 A2 B2 A3 B3 A1 B1 A1 A2 A3। तो जरा देखो इन दोनों का एलिमेंट सेम है कि नहीं है। R1 C1 ये हमारा C1 है और ये हमारा क्या है C3 है। तो C1 और C3 का एलिमेंट सेम है कि नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। ये तो इक्वल हो गया। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा कि इनका रेशियो सेम हो, यानी कि यहां पर ऐसा अगर हो तो भी 0 होगा किसी भी दो के लिए। ये एग्जांपल है हमारा, ठीक है, तुम चेक कर सकते हो। जरा देखो 3 1 2 4 0 रुको 6 4 0 8 1 -1 2, इसका आंसर 0 होगा। जरा इन दोनों पर फोकस करो, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 1 का डबल 2, तो ये आइडेंटिकल है। इनका क्या हो गया आंसर 0 हो जाएगा। तो मैं यहां भी C1 C3 का एग्जांपल दिया था, यहां भी C1 C3 का दिया था। चलो दूसरा एग्जांपल देके दिखाते हैं आपको। जरा देखो R1 और R3 पर फोकस करो। क्या R1 इक्वल टू 5 सॉरी R3 इक्वल टू 5 R1 है कि नहीं है? तो इनका रेशियो सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आइडेंटिकल हुए कि नहीं हुए? तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तुम इसको एक्सपेंड करके देख लो जरा, 1 ब्रैकेट 0 -1 15 25 -3 2 -1 5 25 और +5 2 0 5 15। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा जरा देखो, यहां से मैं इसको निकालता हूं। मॉड A इक्वल टू, यहां से हमको क्या मिलेगा 0 हो जाएगा ये तो, और ये +15 यहां से 50 और 50 +5, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 + 5 55 और -3 55 × 3, और यहां से क्या मिलेगा 15 × 2 30, और ये तो 0 हो जाएगा, +13 × 5। समझ में नहीं आया? तो ये हो जाएगा हमारा 150 और +15 165, और ये -165, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम का अगर एलिमेंट आइडेंटिकल या इक्वल हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तुम्हारे बहुत काम आएगा, तुमको इसके लिए कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो R1 R3 हो, C1 C3 हो, R1 R2 हो, C1 C2 हो, कोई भी दो, किसी भी दो रो या दो कॉलम का अगर जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल या इक्वल हो जाए तो वहां से 0 हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट हम बता रहे हैं ये आपके काम को आसान बनाएगा, क्योंकि यहां पे अगर आपसे पहले कोई पूछता तो आप क्या बोलते, आप इसको एक्सपेंड करते और इतनी मेहनत के बाद 0 आता, अब आप डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते हो। तो कोई काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो हम प्रॉपर्टी को इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने 3 प्रॉपर्टी देखा, अभी 3 और प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, और जब सारे के सारे हम प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे कि इन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करें, इन प्रॉपर्टी का यूज क्या है और कैसे करें। अगले वीडियो में हम बाकी प्रॉपर्टी को लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूं आज आपको डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन और उसके 3 प्रॉपर्टी समझ में आया। अब बचा हुआ 3 प्रॉपर्टी अगर जानना है और ये जानना है कि इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे होता है तो अगला वीडियो जरूर देखें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। जे मेन और जे एडवांस के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बनाते रहिए, ये वीडियो सीरीज देखते रहिए। कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम उस डाउट को सॉल्व करके आपको रिप्लाई करेंगे। और बाकी चैप्टर्स का वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री चैप्टर सब्जेक्ट के भी और मैथ्स के भी बाकी चैप्टर के सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उन वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के बीच में, उनका भी फायदा हो। हमें वीडियो सीरीज इसीलिए लेकर के आए ताकि हर बच्चा इंडिया में कोने कोने में जो बैठ करके जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी कारण से अगर उसका रिवीजन अधूरा रह गया तो उसका रिवीजन हो जाए और उससे कोई परेशानी नहीं हो। इसीलिए हम इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, सब लोग फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं और हम भी इस सोसाइटी में एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर हमेशा इंडिया के हर बच्चे के भले के बारे में सोचती है, और उसी का एक ये जो है छोटा सा हमारे सोसाइटी को जो है वो थ्रोबैक है।
और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी तकलीफ हो कमेंट कीजिए। मिलेंगे आपसे हम डिटर्मिनेंट की बाकी प्रॉपर्टी के साथ अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए। स्पेशली जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं उनका तो जरूरी ख्याल रखिए। आप खुद भी बच्चे हैं, आप अपना भी ध्यान रखिए। ठीक है, तब तक विक्रांत सिंह की तरफ से गुड बाय।